नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है दोस्तों, ये जो हम लगाने वाले हैं लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाने से प्रिपरेशन तो होती है क्वेश्चनों की, साथ में कुछ क्वेश्चन दोस्तों याद भी होते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास बार बार देखने को मिलते हैं, उनसे हम परिचित हो जाते हैं और अच्छे से वो हमारे याद भी हो जाते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट एक अच्छा प्रैक्टिस सेट है, बेहतरीन रहेगा एग्ज़ाम के लिए। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। क्लास में बने रहिएगा दोस्तों, पर्सन सेट अच्छा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प, बक्सर का युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता इसी युद्ध से मानी जाती है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। उड़ का डिस्पैच निम्न में से किससे संबंधित है? शिक्षा, सेना, कृषि, उद्योग। राइट विकल्प है ऑप्शन ए, ये शिक्षा से संबंधित है। उड़ का डिस्पैच और ये कब हुआ था? 1854 में। ये पॉइंट भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 3 है। कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई हैं? लाला लाजपत राय का निधन। तो लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ था? वर्ष 1928 में हुआ था। चोरी चौरा कांड ये हुआ था दोस्तों 1922 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन ये हुआ था, इसका गठन 1906 में। इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? क्योंकि हमको सभी क्रम में लगाने हैं, तो सबसे पहले 4th नंबर आएगा, उसके बाद में 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। सी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा किसने दिया था? राइट विकल्प है बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 5 है। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से भाग लिया था? राइट होगा ऑप्शन डी, लखनऊ शहर से इन्होंने भाग लिया था। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लखनऊ से इन्होंने भाग लिया था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्यमों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 43A। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राइट है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16 के तहत। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। वाक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। प्रश्न नंबर आपका है 8। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या पूछा गया है, तो राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी 250। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं। नेक्स्ट विकल्प लगाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। राव समिति, अहमद सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। पंचायती राज पर गठित ये निम्नलिखित समितियां हैं, जिसमें आप जानते होंगे कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? ये समिति 1957 में। ठीक है, ये सबसे पहले समिति जो है आई थी। उसके बाद में आपको याद रखना है कि अशोक मेहता समिति सन 1977 में आई थी। उसके बाद में अहमद सिंघवी समिति 1986 और GV राव समिति 1985 85। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 4 1 2। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी समितियां हैं जिनके सन आपको याद रखने हैं। पंचायती राज से 100% एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य ही बनेगा। इस टॉपिक को जरूर क्लियर कर लेना है। सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, उसी को कहा जाता है कार्यपालिका अंग। ए विकल्प यहाँ पर सही था। दोस्तों, इसका पेपर कैसा आएगा? जैसे कि RO ARO का पेपर आया था, ठीक है, उसी तरह का पेपर ये बना हुआ भी है प्रश्न सेट।
अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो कहाँ उठते हैं? किस सागर में टॉर्नेडो चक्रवात उठते हैं? राइट है ऑप्शन ए कैरेबियन सागर में। टॉर्नेडो यूएसए में देखने को मिलते हैं, यहाँ पर उठते हैं यूएसए। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विश्व का तीसरा है ये। यदि हमको पता है कि भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वह है दोस्तों K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसके बाद में आता है कंचनजंगा। तो ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। याद रखना है कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है ये। प्रश्न नंबर आपका 13 है, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? देखिए दोस्तों क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा, निश्चित बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, सौ मंडल आएगा इसके लिए। मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो 6 मंडल में देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? फसल दी गई है और फसल से संबंधित प्रजाति यहाँ पर दी गई है, जैसे कि मूंगफली की प्रजाति कौशल्या से भी जानते हैं, सरसों की वरदान इसको याद कीजिए, अलसी की चमत्कार दी गई यहाँ पर, चना की उदय। तो राइट विकल्प है ऑप्शन सी, अलसी की प्रजाति चमत्कार नहीं है। जो ये प्रजातियाँ आई हैं दोस्तों इनको आपको याद कर लेना है। हो सके तो किसी का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप दोस्तों कॉपी पेन पर नोट कर लीजिएगा। 2 से 4 दिन के बाद में जैसे ही हम इनका रिवीजन करेंगे दोस्तों अच्छे से हमारे ये याद हो जाएंगी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष माना जाता है? हम सभी जानते हैं वर्ष 1921 को। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से ये प्रश्न है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ए विकल्प राइट है। हेरोड मॉडल ग्रोथ मॉडल पर आधारित थी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, वार्षिक बजट पेश किया जाता है अनुच्छेद 112 के तहत। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर आपका 18 है, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास होता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तो नहीं आता है, और राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार के पास ही सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एक रुपये के नोट पर वित्त सचिव के सिग्नेचर देखने को मिलते हैं। SDG के लक्ष्यों को सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं 3 पॉइंट। SDG 1 में किसका उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट रहेगा, गरीबी उन्मूलन का। तो एक का 3 है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। SDG 2 में है भूखमरी मुक्त विश्व। SDG 3 में है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। याद कैसे रखेंगे? नंबर 1 पर है गरीबी, नंबर 1 पर क्या है? गरीबी उन्मूलन है, नंबर 2 पर है भूखमरी मुक्त विश्व। ठीक है, और नंबर 3 पर हो जाएगा, जब भूखमरी मुक्त विश्व हो जाएगा अच्छा स्वास्थ्य और कल्याणकारी होगा। कैसे भी करके दोस्तों रिलेट कीजिए और याद कीजिए। भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ? वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है सेवाएं क्षेत्र से। सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। ग्राम्य समाज एवं विकास। प्रश्न नंबर आपका 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण, अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। पिछली बार दोस्तों हमारे 2 नंबर कम रह गए थे लेखपाल के एग्जाम में। राइट आंसर हो जाएगा उस्ताज योजना, ये इसके लिए राइट विकल्प है। देखिए इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। किसने बोला? ग्रामीण विकास में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? एक उद्देश्य यहाँ पर नहीं है, वही हमसे पूछा गया है। पढ़ लेते हैं, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। देखिए इस तरह के प्रश्न को आपको पूरा पढ़ना चाहिए। सुधारीकृत उत्पादन तकनीकी का निर्देशन, उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण। देखिए खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहा है तो फसल संबंधी होगा, ये भी सही रहेगा, और सी भी सही रहेगा। साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ये भी है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन बी राइट विकल्प है।
सुधारीकृत उत्पादन तकनीकी का निर्देशन नहीं है। तो 22 का जो आंसर है ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर आ जाता है नेक्स्ट, भारतीय खाद्य निगम FCI के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्मम मूल्य के मध्य अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा किस प्रकार की जाती है? तो सरकार द्वारा की जाती है खाद्य अनुदान द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? खाद्य अनुदान के द्वारा जो है की जाती है। 23 का बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। वर्ष 2005 में की गई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में शेयर अवश्य करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सके, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जरूर कराऊंगा। ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषक समाज। ग्रामीण समाज कैसा समाज है? तो कृषक समाज है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए आपको डी ही आंसर चुनना था। यहाँ पर आ जाती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रतिष्ठित टेनिस खेल प्रतियोगिता US ओपन 2025 जो कि लास्ट में होता है, दिसंबर में हुआ 2025 में, पुरुष एकल और महिला एकल वर्ग के विजेताओं के नाम क्या है? कम से भी कम 6 मंथ की करंट अफेयर आपको पढ़ लेनी है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्लोस अल्काराज और आरियाना साबालेंका ने इस पुरस्कार को जीता है। प्रश्न नंबर 27 है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा। डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 से कितने स्कूली शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? 2025 है ये, और कितने स्कूली शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? 45, यानी कि यहाँ पर 45 राइट आंसर रहने वाला है। प्रश्न नंबर लगाते हैं दोस्तों नेक्स्ट, नौसैनिक अभ्यास सेलिनेक्स 25 किन दो देशों के बीच होता है? तो यहाँ पर आपको इनको शब्दों से ही पकड़ लेना है। श्रीलंका और इंडिया के बीच ये अभ्यास होता है। बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर 30 है, वर्ष 2025 में एजुकेट गर्ल्स, इसको याद कर लेना है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह संगठन इस पुरस्कार को जीतने वाला भारत का पहला संगठन बना है, इसलिए दोस्तों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो राइट विकल्प ऑप्शन ये है, रेमन मैग्सेसे। याद रखना है, एजुकेट गर्ल्स संगठन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम विक्रम था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प है। स्तर प्रक्षेप स्तर प्रथम प्रशिक्षण किस वर्ष किया गया था? तो इसका प्रथम प्रशिक्षण किया गया था वर्ष 2003 में। ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 33 है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्धिक संपदा संगठन बौद्धिक संपदा अधिकार नहीं है? थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो चुकी थी, तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पासपोर्ट नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 34 है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी किस भारतीय वैज्ञानिक से जुड़ी है? बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, राइट विकल्प हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। नैनो प्रौद्योगिकी में बॉटम अप दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? नैनो प्रौद्योगिकी, ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो सही चुना है, परमाणु अणुओं से जटिल संरचना बनाना ही नैनो प्रौद्योगिकी में बॉटम अप दृष्टिकोण का मेन अर्थ होता है। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपदा प्रबंधन ये पूरा कंप्लीट टॉपिक दिया गया है, इसको जरूर पढ़ना है। 2005 के अंतर्गत आपदा की परिभाषा में निम्नलिखित में क्या शामिल है? तो राइट होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक एवं मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत विपत्तियां एवं महाविपत्तियां या अनिष्ट। ये वाली जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। आपदा की ये परिभाषा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार राज्य आपदा राहत कोष SDRF में कितना योगदान देती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कितना योगदान देती है? 90% योगदान देती है। सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। मैंने कहा था ना कि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। प्रश्न नंबर आपका 38 है, विभिन्न जीवों तथा उनके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? विभिन्न जीवों एवं उनके वातावरण, तो इसको कहा जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट विकल्प है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा, सी वाला, बी वाला राइट आंसर है। पारिस्थितिकी इसको कहा जाता है।
मिस्टेक हो गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असहकारी संगठन एनजीओ समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WWF फॉर नेचर भारत, ये संबंधित है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, अधिकतर सूक्ष्म जीव किस प्रकार के वातावरण में प्रजनन क्रिया करते हैं? प्रजनन क्रिया अधिक करते हैं। तो इसका आंसर होगा गर्म और आर्द्र वातावरण में, यानी कि यहाँ पर ए विकल्प राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस का प्राकृतिक चक्र अनेक रासायनिक क्रियाओं द्वारा जीवों का निर्माण करता है? राइट विकल्प है नाइट्रोजन गैस। इसको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव मंडल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करता है? जीव मंडल में सफाई कर्मचारी के रूप में अपघटक जो है कार्य करते हैं। अपघटक में जीवाणु और आपके कवक जो है आ जाते हैं, तो ये सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण का अंग नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंग में दोस्तों आपका जीवमंडल, स्तनमंडल, वायुमंडल, ये 3 मंडल शामिल होते हैं। सौर मंडल जो है इसमें शामिल नहीं होता है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका 44 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। 44 का आपको आंसर चुनना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट है ऑप्शन सी, मानव निर्मित पर्यावरण भी प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा माना जाता है। नहीं, ये गलत है। मानव निर्मित पर्यावरण भी प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा माना जाता है, गलत है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, 44% जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर हम हिंदी के प्रश्नों को लगा लेते हैं इसी वीडियो में। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा परोपकार का, तो राइट होगा ऑप्शन डी, पर प्लस उपकार। परोपकार का ये संधि विच्छेद है, डी विकल्प यहाँ पर राइट है। अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ है अल्प ज्ञान द्वारा गर्व प्रदर्शन, अत्यधिक बोलना, संभल कर न बोलना, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। तो अधजल गगरी छलकत जाए अल्प ज्ञान द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, ए विकल्प यहाँ पर राइट था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द का चयन करें। बालक, किताब, घोड़ा, बाल। यदि आपने डी विकल्प चुना है तो सही है, बाल आपका बहुवचन शब्द होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मीन भी होता है, मत्स्य भी होता है, सफरी भी होता है, परंतु जलोदरी नहीं होता है। डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। कौन सा वाक्य सात्य बोधक भविष्य काल है? तो भविष्य काल वाला वाक्य आपको चुनना है। जवान देश की सेवा करते रहेंगे, तो ये ही राइट आंसर रहेगा, जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ए विकल्प यहाँ पर सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से जैसे कि अष्ट, 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 कौन से वाला आएगा? तो डी वाला यहाँ पर सही, इस प्रकार लिखा जाता है अष्ट। ध्रुति का विलोम होगा, ध्रुति का विलोम होगा। ध्रुति जो होता है दोस्तों ये प्रकाश होता है, ज्योति होता है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार। डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियाँ सुधारें। यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया, ये भी गलत है। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया, ये भी गलत है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया, इस पर विचार कीजिए क्या ये सही है। उसके बाद में यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला देखने गया, ये भी गलत है। सी विकल्प सही है। यद्यपि और तथापि ये ऐसे आते हैं दोस्तों सब, यद्यपि तथापि। यद्यपि वह बीमार था तथा तथापि वह मेला देखने गया, तो ये हो जाता है आपका वाक्य त्रुटि सुधार। उच्चारण के आधार पर आ औष्ठ्य है, मूर्धन्य है, तालव्य है या कंठ है? आ को एक बार दोस्तों बोलकर जरूर महसूस कीजिएगा। आ, तो ये कंठ से निकल रहा है, कंठे है, डी विकल्प यहाँ पर राइट है। सम उपसर्ग का मैं किस शब्द में सुनाई पड़ता है? ये मैं में हलंत लगा हुआ है, तो मैं में हलंत है, इसका मतलब मैं आधा है, तो विकल्प सी में आधा में आपको नज़र आ रहा होगा, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रकार दोस्तों हमने
हिंदी के कुछ प्रश्न यहाँ पर कवर कर लिए हैं जो दिए हुए थे इस प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट को यहीं तक रहने देते हैं। यदि सेशन आपको जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सकें। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से प्रश्न और साथ में यूपी स्पेशल की क्लास को भी इसी में लगाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।